हम लोग पीछे वाला में क्या क्या चीज देखे थे, सिर्फ भूमि के बारे में। भूमि के बारे में तो पहला तो ऑब्जेक्टिव था कि भूमि कौन सा संसाधन है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है। अगर किसी भी व्यक्ति को उत्पादन करना है कोई भी वस्तु का या कोई भी चीज का, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भूमि। क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो आसमान में थोड़ी करेगा, और अगर आसमान में भी जाएगा तो पंख थोड़ी है कि उड़ के कुछ भी कर सकता है। उसके लिए भी एक स्थल चाहिए ही चाहिए, चाहे वायुयान में जाए कहीं भी जाए। तो हम लोग सिर्फ भूमि के बारे में उस दिन देखे थे बारी बारी से। आज उसका दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट श्रम के बारे में। तो श्रम को यानी कि हम लोग इंग्लिश में क्या लेबर बोलते थे ना। तो श्रम मतलब क्या, हम लोग ठेठ भाषा में क्या जानते हैं, श्रम का मतलब मेहनत करना। मेहनत मजदूरी करते हैं तो उसको श्रम। लेकिन कोई लेकिन ऐसे फालतू में बकवास कर रहा है, वो भी तो मेहनतें कर रहा है बेचारा, बोलने में एनर्जी खर्चा कर रहा है, तो क्या उसको श्रम कहेंगे। टाइम पास कर रहे हो, उधर 10 गो लेडीज बैठे हैं और टाइम पास हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं फिर भी मशरूफ ठोक रहे हैं, तो मेहनत हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी खर्चा हो रहा है, तो क्या वो श्रम है। तो श्रम का एक्चुअली डिफिनेशन क्या बनता है, श्रम हम लोग करेंगे और उस श्रम की वजह से हमको कुछ मिलना चाहिए आर्थिक रूप से, मतलब धन वगैरह या कुछ मिलना चाहिए जिससे हमारा अर्थ चले, अर्थव्यवस्था चले, हमारा घर गृहस्थी चले, तब हम उसको मेहनत करते हैं। जैसे कि पापा जाते हैं खटने के लिए, काम करते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है, फिर घर चलता है, तब कहेंगे कुछ श्रम है। अब अगर ऐसा कोई भी काम पापा भी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लेकिन पैसों से नहीं जितना ये जो भी है ऐसा ही टाइम पास के लिए, तब उसको हम लोग श्रम नहीं करेंगे। अगर फैक्ट्री जा रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिल रहा है, अब ऐसे जाते हैं डोलते डोलते आ जाते हैं, तो उसको भी श्रम नहीं कहेंगे। मतलब श्रम किसको कहेंगे, मेहनत जिससे मजदूरी हमें मिले कुछ ना कुछ, तब हम लोग उसको श्रम कहते हैं। तो श्रम का डिफिनेशन यहाँ पे है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार में, ठीक है ना। उसके बाद हम उसे समझाएंगे। श्रम का मतलब क्या है, मनुष्य के आर्थिक कार्य से, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं उससे कुछ हमको पैसा आना चाहिए जिससे घर चले, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। इसका क्या मतलब, हाँ, बहुत सारा आदमी लोग खटता है, मतलब वजन उठाना, घर बनाना, तो जो मिस्त्री का काम होता है, लेबर का काम होता है, वो सब करता है, तो हाथ पैर पूरा सब लगा देता है। दिमाग कम यूज करता है, मतलब कि थोड़ा सा 10% यूज करता है दिमाग, 10% दिमाग यूज करता है, लेकिन कमेन 90% वो क्या करता है, बॉडी पार्ट्स पूरा शरीर, हाथ पांव सब कुछ इस्तेमाल करके और वो काम करता है। चाहे उसको जो पैसा कमाए, चाहे कुछ व्यक्ति स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, बड़ा बिजनेस लगा दिए, 10 गो लेबर के लगा दिए और अपने कुर्सी पर बैठल, उनको पैसा आ रहा है। तो वो 10% खाली दिमाग से काम कर रहा है, उसको बैठल बैठल पैसा मिल रहा है। उन लोग काम करता है, इसको जो बचता है सब इजी का हो जाता है, क्योंकि ये फैक्ट्री लगाने में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इसी की वजह से। तो वो क्या कर रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे श्रम ही बोलेंगे, ठीक है ना। हाथ से काम करे यानी कि हाथ पैर शरीर किसी से भी, या तो दिमाग से काम करे, सारा चीज में हम लोग उसको श्रम ही बोलेंगे, मेहनत ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से एक्चुअली इसका डिफिनेशन समझ में आ गया है। अब हम लोग चूंकि पहले बताए थे कि संसाधन के 5 साधन, भूमि था जो कि सबसे नंबर 1 पर है, सबसे इंपॉर्टेंट साधन माना गया। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि उत्पादन के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है, तो फिर हम लोग के पास में आएगा श्रम। अगर हम लोग के पास में जमीन है तो जमीन रहने से क्या होता है, उस पर मेहनत करने वाले लोग नहीं रहेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो उत्पादन होगा कैसे। मतलब जो 5 गो साधन है, वो पांचों के बिना कोई वस्तु उत्पादन हो ही नहीं सकता है। जब तक कि पांचों को हम ऐड ना कर दे तब तक हमको कोई उत्पादन नहीं होने वाला है। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, खाली बस नंबर 1 नंबर 2, हालांकि चाहिए पांचों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो भूमि है, फिर उसके बाद में श्रम, मेहनत करने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट ये चीजें, तो यहाँ पर वही है सर, श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, मतलब इंपॉर्टेंट साधन है। श्रम के बिना किसी प्रकार का उत्पादन संभव ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। खेत है और वैसे पड़ा हुआ है, तो क्या फसल हो रहा है उसमें, मेहनत करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा, कोड़ना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तब हमको उससे फसल निकलेगा। जस्ट ये चीज है। अध्ययन की दृष्टि से श्रम के दो प्रकार, ठीक है ना, 2 तरह का होता है।
तो मानसिक रूप से श्रम कोई करता है, कोई शारीरिक रूप से करता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल्स देके समझाए थे, जस्ट वही चीज आप हाथ से कर रहे हैं, शरीर से पूरा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा शारीरिक श्रम। चाहे हाथ से खाली यूज कर रहे हैं, चाहे पैर, चाहे तो पूरा शरीर का यूज कर रहे हैं, तब भी वो सब शारीरिक श्रम में आया। लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से करता है, खाली सोचता है काम हो जाता है उसका, और पैसा इसे बैठे बैठे कमा रहा है, क्योंकि पहला ही वो सब कुछ कर लिया था और आज एकदम आराम से काम कर रहा है, बैठल रहता है, सिर्फ देख रेख करता है, हो जाता है काम। तो ये मानसिक, तो ये तो अभी समझ ही लिए थे। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है, लेकिन कब कहेंगे, मतलब कि एक सक्रिय साधन कब कहेंगे, मतलब चलते हुए रहा है, कंटिन्यू है। तो श्रम को हम सक्रिय साधन कब कहेंगे और क्यों कहेंगे, किसके वजह से कहेंगे। तो सक्रिय साधन हम तभी कहेंगे जब उत्पादन के साधन का रूप में शारीरिक और मानसिक श्रम करेंगे, लेकिन उसमें आर्थिक उद्देश्य होना चाहिए। तभी आर्थिक उद्देश्य मतलब हम, ठीक है सर, सक्रिय साधन इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, ये एक साधन है, श्रम का उत्पादन का एक साधन है, श्रम करेंगे तो उत्पादन होगा, लेकिन हम उत्पादन भी किसके लिए कर रहे हैं सर, तो आर्थिक उद्देश्य उसमें होना चाहिए। मतलब हम जो भी उत्पादन करेंगे उससे हमको पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहीं पर भी मेहनत कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं आ रहा है, जा रहे हैं पूरा उधर पड़ा है, ये पूरा यहीं से उठा के फिर वहीं रख दे रहे हैं, और फिर वहां से उठा के वहां रख दे रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, श्रम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर वो बेकार श्रम है। मतलब कि सक्रिय साधन फिर नहीं जाएगा, फिर नहीं कहा जाएगा। सक्रिय साधन हम तभी कहेंगे उत्पादन के लिए इसको, श्रम को, जब तक उस हमको पैसा वगैरह ना आवे, जिससे हमारा खर्चा चले। कम से कम एटलीस्ट खर्चा चलने के लिए ही हम कुछ काम करते हैं, अन्यथा हम लोग फालतू में थोड़ी है कि इधर उधर घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे तो हमारा पेट चलते रहेगा, खाना पीना आते रहेगा, ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो श्रम का मतलब ही हम लोग यही समझते हैं, मजदूरी वगैरह ये सब चीजें, मेहनत करना। तो इसमें भी एक तरह का डिफिनेशन बन जाता है स्पेशली मजदूरी के लिए। हालांकि श्रम और मजदूरी एक दूसरे से रिलेटेड है, मेहनत करना मतलब वही है। तो लेकिन फिर मजदूरी करते हैं तो मजदूरी में हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। सेम टू सेम वही तो है, श्रम में भी क्या होता है, मेहनत करते हैं तो वही पैसा ही मिलता है। तो मेहनत मजदूरी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मजदूरी कैसे मिलता है, कोई भी कंपनी वाला आदमी है या कोई भी मालिक है, वो तुमसे 100 रुपया कमाता है, और तुम जितना देरी मेहनत करते हो, 8 घंटा 10 घंटा जो भी, उसमें से तुमको 20 रुपया या 15 रुपया ही देता है, बाकी वो खुद रखता है, क्योंकि वो उतना पैसा लगा के कंपनी को खोला है, फिर सामान का देख रेख करना है, तो उन सब में उसका आधा खर्चा चला जाएगा, 30 रुपये के आसपास में सपोज दैट, और बाकी उसके पास में 50 रुपये बचेगा जो उसका जेब में जाएगा, क्योंकि उतना मेहनत किया उतना टाइम से, और वो फायदा कमाने के लिए किया था, तो वो उतना चला गया। तो ये जो 20 रुपया है, तो तुमको उसमें से निकाल के तुमको दिया, वो अपना पहले टोटली देख लिया कि इतना कमाई हुआ है, अब हमको लेबर को कितना देना है, मजदूर को, तो उसमें से थोड़ा सा पैसा तुमको दे दिया, मतलब टोटल में से तुमको कुछ दिया, किसके बदले, तुमको काम करने के बदले दिया है, तब हुआ मजदूरी। ठीक है ना, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आय, इसके बारे में तुमको 10 क्लास में मिलेगा, और ये एग्जाम में भी आता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर इस तरीके से आता है, उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। राष्ट्र क्या है में मतलब टोटली पूरा राष्ट्र, जैसे अभी बता रहे थे, पूरा राष्ट्र जितना कमाया उसमें से जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे, तो जितना पैसा बचेगा उतना उतना जनसंख्या में बटा जाएगा कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इतना रुपया। सपोज दैट कि 100 गो लोग हैं, सपोज दैट कि मान लो कि देश, कोई देश एक है छोटा सा, और इसका पूरा कमाई, पूरा देश का कमाई 1000 रुपया है, और काम करने वाले यहाँ लोग हैं 10 गो, तो डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया सभी आदमी खो गया, उसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी। तो वही राष्ट्रीय आय है। ये राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन दिया था, थोड़ा समझा के, इसको 10वां में भी पढ़ाएंगे और ये एग्जाम में भी पूछता है 10वां के। खैर फिर भी समझिए, राष्ट्रीय आय मतलब नहीं कि देश के पूरा आय के बात हो रहा है। ठीक, राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा जो श्रमिकों को उनके परिश्रम के लिए दिए जाता है, मतलब जो हम मेहनत किए हैं उसके बदले में से हमको कहाँ से पैसा ला के दे रहा है, वही जो टोटल था, वो टोटल में से निकाल करके थोड़ा सा पैसा हमको दे रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या सर, श्रम के उपयोग के लिए दी गई कीमत, कीमत ही तो मिलता है कि आप 10 घंटा काम किया तो आपका कुछ कीमत बनता है, तो हम उसको पैसा दिए, तो वही होता है मजदूरी। मजदूरी बिना मेहनत के मिलेगा ही नहीं। तुम घूम रहे हो तो तुमको कौन मजदूरी दे देगा, तुमको घूमने को कोई मजदूरी देगा। तुम दौड़ रहे हो, अपना लिए दौड़ रहे हो भाई, अपना हेल्थ बना रहे हो, तो उसको तुमको थोड़ी कोई पैसा देने वाला है।
लेकिन उस रनिंग से तुम्हारा बॉडी हेल्थ फिट रहेगा, फिर उसके बाद तुम कुछ काम कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है। तो मजदूरी मतलब क्या, जिस तुमको कुछ पैसा मिले तुम्हारे काम के बदले में, वो होता है मजदूरी। ठीक है ना। तो श्रम ये तो यहाँ पर भी लिख दिया है, हालांकि ऊपर नीचे भी, ऊपर में भी लिखा हुआ है थोड़ा सा। श्रम शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है। ठीक है ना। जब आप मजदूरी करते हैं तो आप काम कैसे करेंगे, चाहे तो हाथ से करेंगे चाहे तो दिमाग से करेंगे, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी के जमाने में सब लोग ज्यादातर सोचता है कि बैठले बैठले सरकारी नौकरी लग गया, अब आराम से बैठल रहे, खाली हाथ तनी मनी चलावे, दिमाग से काम करे ज्यादातर, समझ करके। तो ये ज्यादा चल रहा है और इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। मेहनत लोग ज्यादा कर रहा है लेकिन पैसा कम मिल रहा है, पूरा शरीर खटा दे रहा है। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए खोपड़ी लगाना पड़ता है। ठीक है ना, तुम लोग के लिए भी, कि ज्यादा पैसा कमाना तो खोपड़ी इस्तेमाल करना, शरीर कम इस्तेमाल करना। इस्तेमाल दोनों करेगा तब भी तुमको सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं खाली इस्तेमाल करेंगे दिमाग या शरीर का, एकदम नहीं। उसका भी इस्तेमाल करने से और बेहतर रिजल्ट मिलता है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वही व्यक्ति ज्यादातर पैसा कमा पाता है बढ़िया। तो इतना चीजें था हमको समझाना, सिर्फ श्रम यानी कि मेहनत के बारे में, कि हम लोग जो भी कुछ मेहनत करते हैं वो इस सब प्रोसेस से करते हैं, चाहे दिमाग चाहे तो हाथ, ऐसे करके। अब उसके बाद आता है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी की बात हो रहा है, पूंजी। तो सपोज दैट कि आप एक किसान है, किसान तो है ही हम लोग, तो किसान है और किसान जब खेती करते हैं तो उसमें हम लोग को पहले पैसा लगाना पड़ता है। बिना पैसा के फसल थोड़ी मिलता है। पहले पैसा लगाएंगे, जोताई में 1000 रुपया, बिहन लेवे में 500, 1000 रुपये जो भी जाता है, पटाने में फिर जो भी पैसा उसा जाता है, गेट खोल दो। तो इन सब में जो जो पैसा जाता है तो वो क्या हुआ हमारा, पूंजी। तो जस्ट ये वाला बात भी समझ में आ रहा है। बोल चाल के भाषा में हम लोग इसको क्या समझते हैं, पूंजी मतलब कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना संपत्ति, तो कितना पैसा और में डाल सकते हो, उस बिजनेस में लगा सकते हो, उस काम में लगा सकते हो। तुमको जो भी कुछ करना है उन सभी के लिए तुमको कुछ ना कुछ पैसा लगाना ही पड़ता है। तो अभी तुम लोग से पूछ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्या है, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ये हमारा पूंजी है। अभी इसमें पैसा लगा रहे हैं, दिमाग को बढ़ा रहे हैं, और जैसा ही दिमाग थोड़ा बढ़ जाएगा तब इसका कीमत मिलेगा। जब तुम काम करोगे तुम इससे ज्यादा वसूली कर लोगे। मतलब जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को, दिमाग को तेज करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। और जैसा ही दिमाग तेज हो जाएगा फिर इस दिमाग से हम पैसा कमाएंगे भी। लेकिन लोग पढ़ता है लेकिन दिमाग यूज नहीं करता है, खाली पास होने के लिए पढ़ता है। तो वैसा आदमी कुछ नहीं किया, फिर पैसा वेस्ट किया। जो व्यक्ति पैसा खर्च करके पढ़ाई किया और उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके कमाई किया, तब वो एक्चुअली में पूंजी हुआ। वरना तुम सोचो कि पैसा बहा दिया है, जैसे ना बोलते हैं बाप माई तुम पर इतना पैसा खर्चा किए, तुम पढ़ लिख के कुछ नहीं किया, मतलब सब पैसा बर्बाद, पूरा पैसा बर्बाद। तो पैसा बर्बाद क्यों हुआ, आप शायद पढ़ाई किए सिर्फ नंबर के लिए, आप कोई समझ के लिए पढ़ाई ही नहीं की है। अगर समझ के लिए करते तो आपको समझ आ जाता और उस समझ से कुछ कर लेते। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ता है लेकिन उसके पास समझ आ जाता है, तो समझ आया भाई रे, तो उससे वो इस्तेमाल कर रहा है। तुम पढ़ करके पैसा दे दे करके समझ ला रहे हो, तो काहे नहीं इस्तेमाल करते हो। और इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब तुम्हारा पूंजी बर्बाद गया। ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पर पूंजी को समझिए फिर से एक बार, फिर से साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग पूंजी का मतलब समझते हैं सर रुपया पैसा से। ठीक है ना, रुपया पैसा जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, कॉपी कलम किताब। किसान लोग खेती में करता है, कभी कभी सुखाड़ हो जाता है तो बाढ़ आ जाता है, तो क्या होता है, पैसा नुकसान गया। पूंजी तो बेचारा लगाया लेकिन नुकसान चला गया। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा ही हो जाता है, लेकिन पैसा लगाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलता है, सब रहता है सरकार के भरोसे। अपने भरोसे भी तो रहो भाई, दिमाग खुला तो दिमाग यूज करो ना। ठीक है ना। तो पूंजी मतलब हम लोग के ऊपर में इन्वेस्टमेंट या कृषि कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसा, उसको ही हम लोग पूंजी बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोल चाल में बोलते हैं ना कि पैसा, रुपया, ये बोलते हैं हम लोग ठेठ भाषा में बोलने के लिए। लेकिन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या कहता है, अर्थशास्त्र पूंजी को कुछ अलग तरीका से बोलना चाहता है, और प्रोफेसर मार्शल कुछ अलग तरीका से बोलना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल सभ्य में थोड़ा सा मतलब मैच कर जाएगा। ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में पूंजी का क्या मतलब है, पूंजी का मतलब है मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप पूंजी किसको कहेंगे, आपके पास पैसा है लेकिन पैसा पड़ल है, तो फिर पैसा वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे।
आप 100 रुपये रख ले हैं, 200 रख ले हैं, 500 रख ले हैं और वैसे ही रख ले हैं। चलो सपोज दैट कि 10 साल के लिए पैसा रख देते हो 5 रुपया, तो क्या 10 साल के बाद फिर वही 5 रुपया 5 रुपये ही रहेगा? रहेगा। एग्जाम्पल सुनिएगा, जब हम छोटा थे अठनिया चलता था 50 पैसा, और 50 पैसा में हम लोग को 4 चॉकलेट मिलता था, 4 चॉकलेट मिलता था। और अभी अठनियो गायब हो गया है और 4 चॉकलेटों गायब हो गया है। अब अभी 1 रुपया में एगो मिलता है। इसका क्या मतलब है? आप अभी हम 50 पैसा रख ले रहते नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब वो पैसा खत्म हो गया, अब रख ले खत्म हो गया, तो और पास सिकवा तो है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब हम इसको पूंजी नहीं कहेंगे। पैसा रख दिए साइड में और इसे पड़ल है, वो पूंजी नहीं है। तो पूंजी किसको कहेंगे? जब वही पैसा में से कुछ पैसा कुछ में खर्चा कर देंगे और फिर पैसा से और पैसा आने लगेगा, तब कहेंगे एक्चुअली में वो है हमारे पास पूंजी। ठीक है ना? तो उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं? अधिक धन के उत्पादन के लिए और पैसा बनाने के लिए। गाड़ी खरीद लेते हैं, उसमें पैसा लगाए, सवारी ढो रहे हैं तो उससे पैसा आ रहा है। गाड़ी लिया रख दिए तो गाड़ी सड़ रहा है तो उसका नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी पैसा को अगर हम लोग रखते हैं घर में तो पैसा सड़ता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू खत्म होने लगता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद पैसा का रेट धीरे धीरे गिरता है। हमको लगता है कि 100 एक नोट है, लेकिन हमको जहां तक याद है कि हम 50 रुपए में झोला भर के सब्जी लाते थे अपना टाइम में। अभी हम 500 ले जाते हैं तो ये झोला नहीं भरता है। अब तुम खुद सोचो, नोटवा तो है लेकिन उसका वैल्यू अब कम रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है इसी की वजह से। तो हम लोग कब बोलेंगे कि ये मेरा पूंजी है? जब तक कि हम उसको से और पैसा नहीं कमाने लगेंगे तब तक। अब अगर बक्सा में रख दिए हैं भाई 10,000 1 लाख तो उसे पड़ा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं। अब अगर वही चीज को तुम, जैसे कोई जमीन खरीद लेता है और छोड़ देता है 10 साल, 10 साल के बाद जमीन की रेट उस समय के अनुसार में बिकेगा तो रेट बढ़ गया तो उससे फायदा हो गया। ये होता है पूंजी। ठीक है ना? और आगे बात करते हैं थोड़ा। दूसरे शब्दों में और पूंजी का क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? ठीक है ना? इसका एग्जांपल्स भी दे देते हैं। जैसे में एग्जांपल्स के लिए तो अभी बता ही रहे हैं मकान वगैरह। जैसे कि यहाँ पर खेती करने के लिए बीज यूज करते हैं तो उसमें पैसा लगाएं। कच्चा माल मतलब क्या? कच्चा माल मतलब क्या? हमको चीनी बनाना है तो चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? केतारी, गन्ना। तो गन्ना में हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको पैदावार करने में और उसके बाद बन रहा है चीनी, फिर बेच करके पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें भी इन्वेस्ट किए। मशीन नॉर्मली चीज है, मशीन चाहे आप मोबाइल रखिए चाहे कोई भी मशीन रखिए, ये सब मशीन ही है एक तरह का। तो उसमें हम पैसा खर्च करते हैं और फिर वही मशीन हमको पैसा कमा करके देता है। ठीक है ना? मशीन, कारखाना, ये सब में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मकान रूम रेंट पर मिलता है, मकान पहले बना दिए पैसा लगा के 5 लाख और हर महीने 10 100 मतलब 1,000 2,000, कोई कोई तो 4 4 5 5 लाख रुपए लेता है एक रात के खाली रूम रेंट। ठीक है ना? तो सब जगह के अनुसार होता है। तो उसमें पहले खर्चा किया पैसा, उसके बाद पैसा निकाल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में पूंजी। ठीक है ना? दूसरा शब्द इसको क्या कह सकते हैं? धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसको हम लोग पूंजी कहते हैं। मतलब धन का एक छोटा सा हिस्सा, मेरे पास 500 है, 1000 है, 10,000 है, जो भी है, उसका छोटा सा हिस्सा हम और ज्यादा पैसा बनाने के लिए करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोल रहा है? पुनः उत्पादन के लिए, उससे कुछ बनाएंगे, कुछ उत्पादित करेंगे, चाहे हम खेती कर ले, चाहे पैसा ही बना ले, चाहे और भी कुछ निकाल ले उससे, वही पैसा से और बड़ी मानी पैसा का छोटा सा अंश लगाए और फिर उससे और पैसा निकाल ले, तो वो भी पूंजी ही है। सब में वही बात है। ठीक है ना? प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं? इनका भी सेम ही कंडीशन है। प्रोफेसर मार्शल थोड़ा सा हल्का सा घुमा देते हैं और कहते हैं कि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़ करके वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होता है पूंजी कहलाती है। मतलब सारा संपत्ति आपका होना चाहिए और जो भगवान दिया है उसको नहीं गिनती करिए। भगवान फ्री में हवा दे दिए, सूरज का प्रकाश, उसको छोड़िए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई संपत्ति है उसका इस्तेमाल करके आप पैसा कमा रहे हैं तभी पूंजी कहिए। ऐसा नहीं कि हवा भगवान के देने तो हमारी संपत्ति हो गया, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन हवा के इस्तेमाल करके पवन चक्की बना करके फिर उससे बिजली उत्पादन करके पैसा कमा सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके आप करिए, वो आपका संपत्ति होगा, मशीन सब आपका संपत्ति होगा। बस प्रकृति तुमको मदद करेगा पैसा कमाने के लिए, पूंजी और बेहतर बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को कभी भी ये नहीं समझना है कि जो भगवान दिया है तो सब हमारे संपत्ति है।
ठीक है ना। जब तक आप उसको खरीदते नहीं है, आपका खुद का बनाया हुआ नहीं रहता है, वो आपका संपत्ति नहीं है, ये आपका पूंजी नहीं है। ठीक। एक चीज और लास्ट टॉपिक है जो कि इसको कहानी के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका कोई एक्चुअली में डिफिनेशन नहीं है, कहानी है, कहानी सुनिए और समझिए इसको। टॉपिक क्या बोलता है, पूंजी की व्यवस्था। पूंजी, हमारे पास अगर पैसा खत्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे पैसा, तो अपना अपना राय दीजिए थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, आपके पास सपोज कि पैसा खत्म हो गया है, पैसा नहीं है, मंथली फीस नहीं है, कॉपी लेने को पैसा नहीं, किताब लेने को पैसा नहीं, तो आप क्या करेंगे। हाँ, व्यवस्था करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, चाहे मजदूरी करेंगे, मम्मी पापा से मांगेंगे, उनसे भी नहीं हो रहा है तो हम अलग से कुछ सोचेंगे। एग्जैक्ट यही हुआ है, यहाँ पर भी एक कहानी यही है। सविता नाम की एक लेडीज है, महिला सविता, और तेजपाल सिंह, तेजपाल सिंह एक व्यक्ति है, ठीक है ना। सविता नाम की एक महिला है जो कि 3 बच्चों की माँ ही है, और वो छोटा मोटा खेती करती है। छोटा मोटा मतलब कि लघु कृषि, जैसे कि हम लोग का, जैसे मेरा घर में 10 कट्ठा जमीन है, हम लोग बहुत छोटा किसान है, केरो घर में तो है यू नहीं है, तो हम लोग इसको छोटा किसान बोलते हैं। तो छोटा किसान है लेकिन खेती करना पड़ेगा इसको, क्योंकि भाई खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो खेती करने के लिए इसको 3,000 रुपया चाहिए, सब कुछ हिसाब किताब जोड़ करके कि मजूरिया मतलब लगा करके पूंजी, जैसे कि हम अपना खेती में भी 3,000 लगता है जब खेत जोताता है तब। तो पिछली बार इस बार तो हम ही दिए थे पैसा, तो हर बार मतलब कि घट जाता है पैसा, तो फिर हम भी देते हैं। तो 3,000 रुपया, 3500 रुपया दिए थे शायद उस टाइम में, तो पैसा घट जाता है बार बार लगाने में। तो इसके पास भी क्या हुआ कि जोड़ा की हसुआ पजावे में, चपड़ा उपड़ा सब करे में व्यवस्था, खेत जोताने में और बीज खरीदने में हमको पैसा चाहिए 3,000, तब हम खेती में लगाएंगे और तब फसल होगा तो उसको बेच के फिर कुछ पैसा निकलेगा, मुनाफा जो भी निकलेगा उसका वो अपना मुनाफा है पूरा, लेकिन पहले हमको 3,000 लगाना पड़ेगा। अब ये गरीब महिला, इसके पास पैसा नहीं है, 3 बच्चों को पालना भी है, तो ये जाती है तेजपाल सिंह के पास और कहती है कि सेठ जी हमारा पैसा चाहिए खेती करने के लिए 3,000। तो ये सेठ जी देते भी हैं, ठीक है ना, 24% पर। 24% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और प्लस में तेजपाल सिंह कहते हैं कि हमारा घर काम भी करना पड़ेगा खेती बाड़ी वाला, और एक दिन का आपको 35 रुपया देंगे। कितना, 35 रुपया। अगर 3,000 के 24% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 3 6 1 7, 720 रुपया। उसका हर महीना का ब्याज लगेगा उसको कितना, 720, और मजदूरी मिल रहा है प्रतिदिन 35 रुपया के हिसाब से। तो जो भी कुछ है भाई रे, उसको 4 महीना के लिए दिए हैं, 4 महीना के लिए। 4 महीना में ऑलमोस्ट जोड़ने पर क्या हो जाता है, 7 28, 4 8, 7 28, 28 ना, लगभग अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि दुगना पैसा हो जा रहा है। मतलब 4 ही महीना में 3 दिया उसको, 3 से ज्यादा मतलब 6 के आसपास में वसूली करेगा वो। और ये जो फायदा होगा इसका क्या गारंटी है कि इसको इतना फायदा होगा ही होगा, खेती बढ़िया से करेगी या नहीं करेगी। तो देखो कि यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि व्यवस्था हम कैसे कर रहे हैं पैसा। अगल बगल के जो अमीर लोग हैं अपना क्षेत्र में, सेठ साहूकार जमींदार लोग, हम लोग पैसा उन्हीं से लेकर के खेती बाड़ी में यूज करते हैं। या कोई भी दुनिया के काम करना होता है तो हम लोग पैसा की व्यवस्था चाहे फैमिली से कर लेते हैं, भाई से, बहन से, या रिश्तेदार से, सेठ साहूकार, गांव के बड़ा आदमी से, इन्हीं सब लोगों से हम लोग पैसा की व्यवस्था करते हैं, दोस्त यार से, ये सब चीजें। तो तुम खुद देख सकते हो कि हम लोग को काफी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है बाद में, कि भाई रे हम लोग तो लिए हैं, लेकिन कोई भी आदमी तुमको फ्री में मदद नहीं करेगा, जब तक उसको प्रॉफिट ना हो तुमको हेल्प क्यों करेगा, सीधी बात है। एक आधी परसेंट कोई आदमी होता है कि दोस्ती यारी में चलो मदद कर देते हैं, सपोज दैट आदर्श कभी भी फोन कर देता है तो कहता रोहित थोड़ा पैसा चाहिए, तो भेज देते हैं। वो पैसा भेजने में 1 2 महीना भी लगा देता है, कोई ब्याज वगैरह नहीं, अभी भी उसी के पास मेरा पैसा बहुत सारा है, फिर कुछ पैसा भेज दिया है। तो ये सब चीजें होते रहता है। तो हम लोग के ये चीज को समझना चाहिए कि पैसा की व्यवस्था करने के लिए कैसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉफिट को कोई नहीं देता है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 24%, 24% मतलब डबल पैसा कर दे रहा है ये बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज है, ठीक है ना। तो जस्ट इतना सर हम लोग को श्रम और पूंजी के बारे में समझना था।
अभी तक हमने जो भी कुछ समझा है पूंजी तक में, वो सब लगभग समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। अब आगे हम लोग का चौथा साधन है, उत्पादन के चौथा साधन। देखो इसमें एक आध लाइन कहीं कहीं पर हमने कुछ चीजें नहीं लिखा, क्योंकि सभ्य साधन इंपॉर्टेंट है, और सभ्य साधन में ये लाइन लिखा हुआ मिल जाता है कि सभ्य उत्पादन के साधन बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि उत्पादन के पहला साधन है, फिर उसके बाद दूसरा साधन, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और सभी को महत्वपूर्ण साधन माना गया है, सक्रिय साधन माना गया है। तो हम वो वाला लाइन सभी बार बार नहीं लिखेंगे, एक आध बार लिख दिए हैं तो उससे समझ लेना है, ठीक है। हम लोग का जो चौथा है वो है सर संगठन। संगठन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग ऑर्गेनाइजेशन सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। तो कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करना सीधी बात है, समझिएगा ध्यान से। जितना भी अर्थव्यवस्था है लगभग तुमको सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये समझ है एक तरह का जो तुम्हारे मेंटल को ठीक करेगा, दिमाग को ठीक करेगा, तुमको सोचने का एक बुद्धि देगा कि हमको किसी भी तरह से आय से रिलेटेड, मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड हमको कैसे दिमाग को तैयार करना चाहिए। तो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में। तो हमारे पास में जो चौथा है संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? तो एग्जाम्पल समझिएगा सीधी सीधी में। अगर आप एक खेती करते हैं और आपकी खेती में 1-2 कट्ठा नहीं है, 10 बीघा है, 20 बीघा है, जो भी हो, आपके पास बहुत ज्यादा खेत है, तो आप कैसे खेती करेंगे उसको? कैसे करिएगा खेती? उसमें 10 बीघा है, आप अकेले आदमी, तो क्या करिएगा पहले? तो तुमको प्रॉफिट खूब होगा। अगर आपका खेती है और आप बटाइए दे देंगे और थोड़ा मोड़ आप करिएगा तो आपका प्रॉफिट कम जाएगा, एकदम आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा आप दूसरा को दे देंगे। यही चीज को समझना है, इसी को तो ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे कि अकेले हमसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? पहले सोचेंगे कि हमको क्या क्या चीज की जरूरत है। पहले तो जोतना है, और जोतने के लिए हम अकेले अपने से कैसे जोत सकते हैं? तो ट्रैक्टर का व्यवस्था करेंगे और जोतवाएंगे और उसको कुछ खर्चा दे देंगे, जो उसका लगेगा खर्चा। उसके बाद में धान रोपने के लिए मोरी जो लगाए थे उसको कवाड़ने के लिए फिर मजदूर रखना पड़ेगा, जो मोर कवार होता है मोरी कवाड़ेगा। फिर उसके बाद उतना रोपने के लिए चाहे तो हम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के जमाना में मशीन है धान रोपने वाला, या तो फिर हम रोपनी लोग को जुगाड़ करेंगे। तो 10 गो 20 गो 30 गो का रोपनी का व्यवस्था करेंगे और रोपा जाएगा। अब खेत पूरा रेडी हो गया है, अब टाइम पड़ेगा घास निकालने का, तो उसमें भी मजदूर लगाएंगे। काटने के टाइम में मशीन से काट लेंगे, चाहे मजदूर लगा लेंगे। पीटने के टाइम में भी वही झरने से, चाहे तो थ्रेसर से सब झरा देंगे धान, तो हो जाए। इतना करने के बाद जो सब मिलेगा उसमें से पूंजी हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसमें मेरा प्रॉफिट रहेगा। इतना काम करने को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। मतलब कि हमको एक जगह पर सब चीज को ला करके पहले रखना है, जिससे कि हमको कुछ फायदा होगा, कुछ उत्पादन होगा। तो उसके लिए हमको सब व्यवस्था करना पड़ेगा, चपड़ा और ये हसुआ सब चीज का व्यवस्था करना पड़ेगा, तब हुआ ये संगठन। इसी से रिलेटेड और एग्जांपल्स ले लीजिए। अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो फैक्ट्री लगाने के लिए भी आपको सब चीज का व्यवस्था करना पड़ेगा। आपको मशीन चाहिए, मजदूर चाहिए, जमीन चाहिए, फिर उस पर बनाइएगा ऑफिस, बनाइएगा फैक्ट्री कारखाना, बनाइएगा उसको संचालक 2-3 गो आदमी को रखिएगा मैनेजर के रूप में, जो उसको संभाले। तो ये सब चीज को करने को ही हम लोग बोलते हैं संगठन, मतलब व्यवस्था करना, सब चीज का व्यवस्था करना। तो यहीं पर यहाँ पर इसका डिफिनेशन समझिएगा ध्यान से। उत्पादन के विभिन्न साधनों एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था या संगठन कहते हैं, ठीक है ना। व्यवस्था को ही हम लोग संगठन बोलते हैं कि व्यवस्था करो। शादी ब्याह हो रहा है जी, तो अकेले कैसे संभालेंगे? शादी में फैमिली वाले लोग आते हैं, परिवार रिश्तेदार आते हैं, खाना चलाने वाला उधर है, फैमिली उधर, रिश्तेदार आ रहा है उसको देखने वाले, बाराती आया उसको देखने वाले। तो अकेले काम नहीं हो रहा है, सब ग्रुपिंग की वजह से हो रहा है। आप चाहे दुनिया में कोई भी सेक्टर उठा लीजिए, अकेले आदमी कामयाब उतना नहीं होगा, होगा लेकिन उतना नहीं होगा नॉर्मल। हम लोग भी तो खटते हैं अकेले, तो हम लोग कितना है, मतलब बिल गेट्स तो नहीं है भाई, अकेले कितना कर लेंगे। लेकिन बिल गेट्स है क्यों? क्योंकि उसके नीचे बहुत मनी काम करने वाला लोग है। मतलब कि संगठित किया, व्यवस्था किया उतना, अब व्यवस्था बना करके सबको हैंडल, मतलब हाथ में थमा दिया है, और वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, सिर्फ देखता है कि कहाँ क्या चीज का कमी है, उसका व्यवस्था
थोड़ा मोड़ा वो करेगा, बाकी सब लोग तो खुद ही कर लेगा। तो बात यहाँ पर यही है सर कि संगठन मतलब सीधी सीधी कि कोई भी साधनों का एकत्र करना, जो काम कर रहे हैं उसमें हमको जिस जिस चीज का जरूरत पड़ेगा हम उसको व्यवस्था करेंगे। कोचिंग चला रहे हैं, बेंच नहीं तो बेंच का व्यवस्था करना, अगर गर्मी आगे पंखा नहीं तो व्यवस्था करना, तो यही सबको बोलते हैं हम लोग संगठन, ठीक है ना। मतलब व्यवस्था इसी को बोलते हैं संगठन या तो फिर व्यवस्था, इसी का नाम है, ठीक। तो अब यहाँ तक तो ये समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवस्थापक या संस्थापक भी बोलते हैं, ठीक है ना। व्यवस्थापक जो व्यवस्था कर रहा है, तो सामान को यहाँ पर कौन बनवाया है, कौन लाया है, तो ये सब व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को व्यवस्थापक या संगठन करता बोलते हैं। करने वाले को संगठन, करने वाले को संगठन करता। और संगठन क्या सब, तो बड़ी बड़ी वस्तु को जिसका जरूरत है उसको लाना, एक जगह पर जमा करना, फिर उससे काम लेना, फिर उससे आय निकालना, जो भी हो जाए वो सारा सारा चीजें संगठन में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल याद रहेगा। अब तुम यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए ये सब बातें कि सपोज दैट सर कि हमको बड़ा आदमी बनना है तो क्या करेंगे हम। तुम लोग के दिमाग में जब तक सवाल नहीं आएगा ना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। 9 क्लास में अर्थव्यवस्था और सभी क्लास में इतना अच्छा अच्छा पढ़ाई में ही सब चीज बता दिया गया है कि तुमको कभी भी दूसरा पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा, तुम सेल्फ डिपेंड बन सकते हो। लेकिन समझ कम है, जिसकी वजह से समझते ही नहीं हो बढ़िया से किताब को कि क्या इसका मतलब है, और उसके वजह से फिर नौकरी पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर ये सब पांचों साधन को भी जो अच्छा समझेगा ने, बिजनेस माइंड जो बिजनेस क्लास रहेगा उसमें भी ये पांचों जरूर सिलेबस दिया होगा, क्योंकि यही पांचों से ही बिजनेस होता है और व्यक्ति आगे बढ़ता है। आप लोग नौकरी करेंगे तो कितना कमाएंगे, 20, 30, 40, 50, 1 लाख सैलरी, और कितना जा सकता है नॉर्मल मीडियम आदमी में। लेकिन अगर आप एक व्यापार करते हैं इन सभी का व्यवस्था करके, तो आप बिल गेट्स बन सकते हैं भाई, टाटा बन सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो समझना बहुत जरूरी है, दिमाग खुलना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग खुला कि नहीं, हम फालतू में पढ़ रहे हैं ये इसका क्या मतलब है। पढ़ाई से दिमाग खुल गया तब आजाद, मतलब हमको जखनी जे मन होगा से हम कर सकते हैं। दिमाग इतना क्षमता होना चाहिए, इसी को तो पढ़ाई बोलते हैं, अन्यथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। तो हम लोग जो संगठन में समझे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कोई भी सेक्टर में जाइए और वहां पर देखिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा, ये पांचों का पड़ेगा, उत्पादन के पांचों साधन का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। अगला बात करते हैं साहस। सपोज दैट आप सभी चीज का इस्तेमाल किए, फैक्ट्रीज लगा लिए, बड़ा बड़ा चीजें, लेकिन आपके अंदर साहस ही नहीं है। मतलब क्या, आप डरपोक आदमी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं और डर जा रहे हैं, अरे यार नुकसान हो जाएगा तब क्या करेंगे। डरपोक यही नहीं सोचेगा, पढ़े जा रहे हैं फिर फेल हो जाएंगे तब, नौकरी नहीं लगेगा तब, इतना तैयारी कर रहे हैं 5 साल मेहनत कर रहे हैं पैसा सब नुकसान में जाएगा तब, हमेशा वो नेगेटिव सोचेगा। तो वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। वो हमेशा लेबर जाइए, खटिए 12 घंटा, आइए घरे, ओकरो में भी फिर वो सोच सकता है कि अरे यार शहर जी में यार एक्सीडेंट हो जाता, तब हर चीज में कमी निकाल लेगा। ऐसा आदमी जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आप घरे पड़ल रहिए एकदम बूढ़ा जैसा, खटिया पर सिर्फ। आज के जमाने में तो बुढ़वानु कुछ कर रहा है जी, लेकिन ये जमाने का ना जो आलसी बनते जा रहा है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना होगा उसको में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साहस होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर डर है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहावत है ने, डर गया सो मर गया सीधी बात। तो डर के आगे जीत है, एकदम सही बात है। तो आपके अंदर साहस, कॉन्फिडेंस अंदर से होना चाहिए एकदम कि हम जो कर रहे हैं ना एकदम सही है और गलत नहीं है, और इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे होंगे, कामयाब होंगे, सफल हो जाएंगे। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आप कितना हूँ बढ़िया पैसा उसे सब लगा दीजिए और आप कई बार में सब शॉर्ट, मतलब सारा नुकसान हो गया, पूरा कंपनी मांग लग जाए, तो क्या करेंगे, माथा पर हाथ धर के रोवेंगे। एक एग्जाम्पल इसी से याद आ गया अचानक से। एक मतलब कि आदमी था जो अच्छा खासा पैसा वाला था, वो अपना बिल्डिंग बेचना चाहता था, लेकिन अचानक से उसका बिल्डिंग में ही आग लग गया। पूरा गांव वाला ये सब सब देखने लगा। उसका बाबूजी घर में इधर से आए काम उम करके और रोने लगे पूरा कि ये क्या हो गया, पूरा नुकसान हो गया। लेकिन तुरंत ही गांव वाले लोग बोला नहीं कि तो बेटा बेच दिया आपका मकान। बेचारा फिर से खुश हो गया कि चलो बेच दिया। लेकिन बेटा आया तो बेटा बोला नहीं कि अभी तक बिका नहीं है, अभी अपने है, आज बेचना था और पहले ही जल गया है। उसके अंदर हिम्मत नहीं रहा, एकदम टूट गया अंदर से, नुकसान नहीं झेल पाया है। तो वैसा सिचुएशन में हिम्मत होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, और हौसला रहेगा
तब भी आप कामयाब रहेंगे। कोई आदमी होता है ना कि और ऐसा तो कुछ भी हो जाए, कितना ही गलत, लेकिन वो हंसते रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है। और अब बोलते हैं हम लोग साहसी, उसमें साहस है। वो बेचारा कॉन्फिडेंट हमेशा रहता है, उसको अपने आप पर भरोसा रहता है कि यार हम जो कर रहे थे सब सही है, हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। और होता है गलत, दुनिया में सबको पता होना भी चाहिए कि इंसान के साथ में अच्छा होगा तो बुरा भी जरूर होगा। बुरा समय में लड़ने का जिसको पास क्षमता है उसी को बोलते हैं साहस। ठीक है ना, तो नहीं पता है ना। हाँ, कुछ गलत होगा तो सह लेंगे। बहुत सारे लोग सहते नहीं है, जाके कुइया में डूब के मर जाते हैं। तो भाई रे वैसा आदमी धरती के बोझ है, एकदम सीधी बात, एकदम ठेठ भाषण, धरती के बोझ के लिए धरती पर कोई जरूरत नहीं वैसा आदमी की, निकल लो यहाँ से। आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आप कोई काम पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो बेकार है आपका जीवन जीना। ठीक है ना, इसको समझ लेते हैं फिर से। साहस या उद्यमी, उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ है, ये हम लोग सब जानते हैं कि हमको कोई भी बिजनेस करना है तो उसमें भाई रे बहुत टेंशन, बहुत झमेला है। और इसीलिए लोग नहीं जाना चाहता है बिजनेस में, कोई चीज उत्पादन ही नहीं करना चाहता। उत्पादन मतलब बिजनेस समझो, व्यापार, क्योंकि उत्पादन करेंगे फिर उसको बेचेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन लोग ये नहीं करना चाहता है, लोग चाहते हैं कि हम आराम से हराम के कमाई खाना आराम से बैठ के खाए, जो कि ये गलत है। लेकिन उत्पादन क्या है सर, जोखिम से भरा हुआ, और इसमें कोई ही लोग ही जाता है, और जो जाता है वो दुनिया जीता है भाई, जो नहीं जाता है वो बस सुबह 9 से 5 9 से 5 रोज यही काम, रोज सुबह निकलना, शाम के घर आ जाना काम पर से। ऐसे जिंदगी जीना है, या तो समझ लो कि तुमको बढ़िया जिंदगी जीना है, खुल के जीना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। अब अगर तुमको जीना है ऐसा ही, ये क्या बोलते हैं एकदम बेकार जिंदगी, बदतर जिंदगी, तो भाई रे लगे रहिए, रोज सुबह से शाम पिसते रहिए वही चक्की में, रोज सुबह हुआ शाम वही। कभी तुम उस बाहर निकलेगा ही नहीं सर्किल से कि जाएंगे घूमेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, पैसा कमाए हैं भाई, तो वैसा पैसा का काम के जब कुछ घूमना फिरना ही नहीं होगा तो। ठीक ना, तो साहस का डिफिनेशन समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना, जोखिम, जोखिम माने कि बहुत ही कष्टदायक होता है, जो कष्ट सहने के लिए तैयार है पैसा कमा लेगा बढ़िया से। साहस या उद्यमी उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है, जो इस जोखिम का वहन करता है उसे ही हम लोग उद्यमी बोलते हैं, यानी कि साहसी बोलते हैं। जो इस जोखिम से लड़ लेता है, इस जोखिम को सह लेता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। स्टेटस वगैरह देखता होगा तभी बहुत सारा शॉर्ट्स ऐसा वायरल होता है, सफल होना है भाई तो 2 सीढ़ी चढ़ना है, 4 सीढ़ी चढ़ना है, इसको पार हो जाना है, कांटा को पार होना है तो सफलता मिलता है, देखता हो ना जैसे बड़ी आता है मोबाइल में। तो यही चीज है, आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, जोखिम उठाने का क्षमता भी होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसी को हम लोग दूसरा शब्द में ऐसे भी बोल सकते हैं, उत्पादन में जोखिम उठाने वाले कार्य को हम लोग बोलते हैं साहस। ठीक है ना, जो साहस जिसके पास में है वो जोखिम उठा सकता है, और जो व्यक्ति इस जोखिम को उठावेगा उसको हम लोग बोलेंगे साहसी। उत्पादन काम में जो व्यक्ति जोखिम उठा रहा है, जो उस सिचुएशन से लड़ने को तैयार है, उसको बोलते हैं साहसी। लड़ाई झगड़ा गांव में होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, एगो डरपोक होता है, बड़ी तिरतिराता है, खाली एक फैट मारोगे फेंका जाएगा, लेकिन तिरतिराएगा बहुत। और एक आदमी शांति से देखे रहता है, और वो सोच समझ के जो करेगा तो सोच समझ के करेगा कि हम जो भी करेंगे सोच समझ के, ताकि हमारा प्रेस भी ना आवे, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम जो भी करेंगे वो गलत नहीं होगा। दूसरा दिन हम गाली नहीं देते हैं, एक की फाइट मारेंगे काम हो जाएगा, तो उतना झोल झमेला नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है सर कि साहस व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं इसे सब ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, ये अभी तक जो भी हमने समझा ये हमारे पास में साधन, उत्पादन के साधन के 5 साधन हो गया, उत्पादन के 5 साधन मेरा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। देखो, उत्पादन के 5 साधन हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर चैप्टर लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लगभग चीजें खत्म, मेन चीज यही समझाना था। लेकिन अब इसमें सवाल कुछ और आता है, आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, और ये जो चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया ना बाबू, ये जो चैप्टर बढ़िया से पढ़ लिया ना, समझ गया ना, उसका दिमाग तो खुल ही जाएगा कि अरे यार ऐसे करके लोग व्यापार करता है, इतना चीजें चाहिए, हम लोग गरीब आदमी तो हम क्या करेंगे। उसका भी लास्ट में एग्जाम्पल देंगे, लास्ट में पूछना कि बिजनेस करने के लिए हम क्या करेंगे और आपने क्यों नहीं किया, इतना जानते हैं तो ठीक है ने, लास्ट में याद दिलाना, इसको बताएंगे उत्पादन क्या हो, अगला टॉपिक हमारा पास में। इतना जानने के बाद हम समझ गए सर कि हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, और हमने जो भी कुछ सीखा सब ठीक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट अहम सवाल यही है
कि उत्पादन क्या हो। ऐसा नहीं कि उत्पादन क्या है से मत समझना, वो तो डिफिनेशन हो गया। क्या हो मतलब कि हम बिजनेसमैन आदमी हैं, तो हम क्या उत्पादन करें, कौन सा नया सामान बनावे, ये अब सवाल है। तो हमको इसका जवाब अपना मन से देना है। किताब में इसको एकदम 1 से 2 पेज लिखा हुआ है, आप एक बार जाइएगा रीडिंग करिएगा, ठीक है ना। इसको एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है, और इसमें से एग्जाम्पल्स मिलेगा जो बोलेंगे। सो उत्पादन क्या हो, तो आप क्या उत्पादन करेंगे डिपेंड पड़ता है कि आपका थॉट कैसा है, आप कहाँ रहते हैं। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, मेरा फैक्ट्रीज कहाँ है, क्या मेरा फैक्ट्री सिर्फ दुनिया के सारे क्षेत्रों में सामान सेल करता है, जो भी उत्पादन करते हैं सो, या तो सिर्फ आपका छोटा सा एरिया में है जी, या डंगरे बाजार तक ही सीमित है, खैनी दुकान है तो वहीं खाली बेच रहे हैं, जो भी हो। मतलब कि पहले आपको ये चुन लेना पड़ेगा कि हम कहाँ पर बेचते हैं, तो वहां पर किस चीज का जरूरत है, और फिर वही वस्तु को बनाना है, तभी तो आपको प्रॉफिट बनेगा। सपोज दैट कि आपको एरिया में जिस चीज का जरूरत ही नहीं है, आपको एरिया में मान लेते हैं कि सर पूरा, जैसे कि डंगरा में ही बहुत ज्यादा ही मोबाइल्स वगैरह का दुकान बहुत ज्यादा खुल रहा है, ऐसा क्षेत्र में जहां पर डिमांड ज्यादा है, कोई भी वस्तु का मांग ज्यादा है, तो लोग मतलब खरीदने वाले जाते हैं, ज्यादा हैं, तो बेचने वाला वहां पर जरूर बेचेगा अपना सामान, तुरंत भर में बेच सकता है। तो हमको पहले वही चीज को समझना पड़ेगा कि उत्पादन क्या हो, मतलब कि हम कौन सा चीज को बनावे कि मार्केट में बिकेगा। तो पहले हमको जाके समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन सा चीजों का जरूरत है, और फिर उसके बाद हम वही चीज बना देंगे तो जल्दी जल्दी बिकेगा और हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें जब हम समझाने लगते हैं ना, तो कभी कभी हमको भी समझ में आने लगता है कि हम भी बहुत सारा चीज गलती करते हैं, जिसको समझाते समझाते दिमाग में सेट कर लेते हैं कि हमको ये गलती नहीं करना है। मेरे साथ में भी ऐसे होता है, बड़ी बात। इसमें एग्जाम्पल एक दो है, दोनों तुम लोग से देखते हैं तो उनके दिमाग कितना काम करता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन आदमी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और वो चप्पल का व्यापारी है। उसका जो कंपनी है ना, पूरा देश में अपना, उसका जो भी देश जहां भी रहता हो, अपना देश में वो चप्पल बेचने का काम करता है, चप्पल बनाने का काम करता है। तो उसका मैनेजर के पास में जो बॉस है ना, मैनेजर को बोला कि 2 मैनेजर था, और दोनों को बोला ना कि आप ऐसा जगह चुन के लाइए जहां पर चप्पल खूब बिके, खूब बिके। तो वैसा सिचुएशन में दोनों गया, और दोनों सब अपना अपना दूसरा दूसरा एरिया में गया। एक जगह गया तो वो देखा कि यहाँ पर सब लोग तो चप्पल पहन ले ही है, और पूरा दुकान का भीड़ लगा हुआ है। एक जगह दूसरा व्यक्ति गया, और वो देखा कि यहाँ तो सब लंगे चलता है, चाहिए बिना खाली चप्पल, खाली पैर से, मतलब कि कभी चप्पल यूज ही नहीं किया है, और उस एरिया में चप्पल मतलब कोई जानता भी नहीं उतना है। अब दोनों आदमी बॉस के सामने गया और बोला यही बात। पहला बोला कि हम गए थे तो उस एरिया में बहुत ज्यादा चप्पल लोग पहनने वाला है, दुकान बहुत बड़ा बड़ा होल्डिंग सब है, तो वहां बिकेगा। उसका माइंडसेट था कि यहाँ है तो वहां चलेगा ये चीज। और ये को बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बातें हैं, बॉस क्या सोचेंगे। दोनों अपना अपना बात रख दिया, बॉस बॉस होता है भाई, दोनों से ऊपर का ही लेवल होगा उनका, वो अलग तरीके से सोचेंगे। तो तुम लोग बताओ क्या करोगे, दोनों सिचुएशन में तुम कहाँ अपना सामान बेचोगे बताओ, तब समझ में आएगी ये टॉपिक। हम क्या बोल रहे हैं कि आप कहाँ बेचने में इंटरेस्टेड हैं, जहां बिकने वाला है या जहां नहीं बिकने वाला है, कहाँ आप बेचना चाहेंगे हैं? मतलब मार्केट में जाके बेचेंगे, सही सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। आप बेचेंगे बिकेगा भी, लेकिन आपको पूरा 100 में से 100% आपको कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मार्केट जमा हुआ है। आप सामान बेचेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि आपका ही कंपनी का सामान ज्यादा बिकेगा, वहां और भी तो बहुत सारा कंपनी है। हो सकता है कि आपका 20% ही सेल होवे, 15% सेल होवे, 10% सेल होवे, पूरा सामान नहीं बिकने वाला है जितना आप बनाएंगे। तो बॉस भाई बॉस जैसा सोचेगी कि वहां आदमी चप्पल नहीं पहनता है, मतलब कि हम जितना बनाएंगे सब वही बिकेगा, वो बॉस का टेक्निक है। यहाँ तो पहले से लोग पहन लेते, यहाँ क्या बिकेगा, जहां नहीं पहले वहां ज्यादा बिकेगा। ये उनका समझ है, ये बॉस दिमाग अलग लगाते हैं, उन लोग अपना अलग तरीका से चलते हैं। तो शुरू में जब बेचने गया ना तो उन लोग को लगा कि ये इसको खरीद के कौन पहनेगा जी, पैसा दे करके पहनेंगे और क्या फायदा है, मेरा नुकसान ही हो रहा है।
तो उन लोग को शुरू शुरू क्या किया, शुरू शुरू में थोड़ा सा 10-10 रुपया 5-5 रुपया दे दे करके उन लोग को कहा कि चप्पल पहनो, चप्पल जूता पहनाया, लालच दिया और लोग लालची में फंस गया। एक बार जब चप्पल पहना ना पैरों में तो बड़ी गुदगुद लगे लगा, अरे भाई रे कांटा नहीं गड़ रहा है, पत्थर नहीं गड़ रहा है, कंकड़ नहीं गड़ रहा है, हम भी कभी भी बिना चप्पल के चलते ही नहीं है, घर में नहीं चलते हैं क्योंकि पैरों में बड़ी गड़ता है। अब मेरा भाई बिना चप्पल के भी खूब घूमता होगा, सब एरिया फटल रहता है। हम बड़ी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो वैसा सिचुएशन में क्या किया कि चप्पल एक ही बार पहना, उसके बाद जब गुदगुद लगा ने तो बोला नहीं कि हम और पहनेंगे, तो आपके किया लावे लेने ने, तो आपकी बोला नहीं कि अब तुम लोग को 10 नहीं देंगे भाई, 2-2 रुपए देंगे या 5-5 रुपए देंगे, अरे जो देना है दो, चप्पल दो। लेकिन फिर जब तीसरा बार गया ना तो 1 रुपया नहीं दिया, खाली चप्पल दे, चप्पल लो निकले यहाँ से। उसके बाद अगली बार गया ना तो सब पैसा वसूल लिया, क्या पैसा दो तब देंगे चप्पल। आदत लग गई। अब थोड़ा सा जियो जैसा, जियो क्या किया, फ्री में बांटो सबको, उसके बाद में सबको पैसा वसूल ले रहा है अभी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या किया कि तुरंत भर में ये जितना भी आने लगा चप्पल लेकर के सबको बोला नहीं कि अब 10-10 रुपए दो हमको, 5-5 10 रुपए, जितना रेट था उस चप्पल के हिसाब से उतना पैसा दो। फिर और रेट बढ़ाया, फिर और रेट बढ़ाया, और जो मार्केट में लेवल था रेट का बना हुआ तो वही रेट पर ये बेचने लगा। अब यहाँ से इसका बहुत बड़ा मार्केट जनरेट हुआ, वो पूरा क्षेत्र में इसका कब्जा हो गया। एक ही कंपनी है और अपना सारा माल यही बेचेगा, जितना सामान है सब यही बेचेगा। ये है एक बिजनेस माइंडेड आदमी का दिमाग, ठीक है ना। ठीक मुकेश अंबानी ऐसा ही किया था, जियो फ्री में दे दो, खूब लॉस करो पहले। सरकारी जितना काम होता है ना कि नल जल लगा दो, बिजली लगा दो, गैस लगा दो, सब ऐसा ही करता है। शुरू में सस्ता सब चीज बेचेगा या फ्री में देगा, जैसा ही तुमको लत लग जाएगा, उसका आदत पड़ेगा, उसी चीज का रेट बढ़ा देगा। इसको बोलते हैं बिजनेस वाला दिमाग, ठीक है ना। तुम लोग को बाई चांस कभी लगता है तो करना भाई, अपना तरीका से करना, ठीक है ना। गांव में दुकान नया नया खुलता है तो देखते हैं ना, गाँव में नया नया दुकान खुलता है ना, तो हमको याद है कि जब बचपन में नया नया दुकान खुला था, जितना भी इधर था तेलिया, फिर ये खुल गया, वो पिंजरा, सब था अपना अपना। जाते थे ने तो खोनवा भर भर के डल मोटवा देता था, और जब नॉर्मल हो गया ने तो तनी सुन सुन देवे लगा। तो सीधी सी बात है कि पहले लालची दो उसको, उसके बाद तुम्हारा मार्केट जम जाएगा, तुमको लोग जान जाएगा, तो फिर सामान सेल होने लगेगा। ये है बिजनेस का तरीका। लोग ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन शुरू में नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से, इतना सारे एग्जाम्पल से कि क्या उत्पादन हो, तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि उसको किस चीज का जरूरत है। जिस चीज का जरूरत है हम उसको वही दे देंगे। इस पर एक और एग्जाम्पल से याद आ गया, सपोज दैट बोलना नहीं चाहिए ये सब चीजें लेकिन क्या कहें, अगर सपोज दैट एक अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है यार, दोस्ती, लड़का लड़की में दोस्ती, जिसको बोलते हैं लव, प्यार मोहब्बत वाला। अगर लड़की को कोई चीज पसंद पड़ता है तो लड़का अपना पसंद की चीज देगा या उसका पसंद की चीज देगा? आप बताओ, सोच के जवाब दो। कोई एक लड़की है या लड़का है, अपना दोस्त को सामान किसका पसंद के देगा? हमको पसंद है हम वो देंगे उसको, या उसका पसंद को देंगे हम? उसका पसंद को देंगे तभी तो मेरा सामान को एक्सेप्ट करेगी। बात यही है, बिजनेस व्यापार करना है तो आपको उसका पसंद का सामान आपको बेचना पड़ेगा, उसको जो चाहिए। लोगों को किताब बेच रहे हैं, लोगों को नहीं पढ़ने का मन है, नहीं ले रहा है, आप कुछ और बेच रहे हैं, वो ले रहा है। सबका अपना अपना चॉइस होता है। आपका जो भी बिजनेस हो, आप पहले एरिया ढूंढिए और फिर देखिए कि यहाँ किस चीज का जरूरत है, और फिर वहां पर वही चीज बनाइए, उत्पादन करिए, फिर वहां पर वही बेचिए। इसका जवाब यही है, इसका जवाब आप खुद से लिखेंगे, ठीक है ना। कि उत्पादन क्या हो, इसके लिए हमको पहले पता लगाना पड़ेगा किस चीज का जरूरत है, फिर हमको वहां पर वही वस्तु को बना करके भेज देना है, अब बिक जाएगा सब चीज, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल सही सही दे रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसी का बात है। यहाँ पर एक चीज एक और समझा दें, इसमें एक एग्जाम्पल और, किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? सपोज दैट कि 2G चल रहा था, अगर आपको 4G लॉन्च करना है तो आप क्या करेंगे? 2G को गायब कर देंगे। अगर आप कोई खेत है आपका, उस पर आप खेती कर रहे हैं, आपको फैक्ट्री लगाना है, तो खेत और फैक्ट्री के साथ कैसे होगा? खेत को हटा देना पड़ेगा, मतलब फसल को, और उसके बाद फैक्ट्री उस पर लगाएंगे। मतलब जब भी आपको कुछ बड़ा करना होगा तो उसका छोटा वाला चीज को हटा देना पड़ेगा। सपोज दैट व्यक्ति को, एक व्यक्ति था, ये भी एक एग्जाम्पल की तरह ही रखना है, जिसको दोनों हाथ में बादाम था,
ठीक है ना, बेदाम, बेदाम बेदमियन है बेदाम, ठीक है ना। तो बेदाम था। अब वो क्या किया, एक व्यक्ति के पास में बोला ना कि तुम्हारे पास इतना सारा ढेर सारा काजू है, अब तुम उठाओ, क्या उठाते हो। लेकिन उसके पास में दोनों हाथ में बादाम था, तो क्या करेगा, उसको बेदाम से अगर लगाव ज्यादा रहेगा या उसको मतलब नहीं समझ में आएगा कि काजू इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो नहीं उसको पर ध्यान देगा। लेकिन अगर जिसको समझ में आता है कि काजू बादाम से ज्यादा दमदार है, तो क्या करेगा, बादाम साइड रखो भाई, काजू पूरा भर मुट्ठी उठाओ, निकल यहाँ से, यही नहीं करेगा। यही एग्जैक्ट होता है कि उत्पादन क्या हो, यही चीज है। अगर आपको पता है सर कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो हम वो काम क्यों करेंगे। जहिया ये समझ हो जाएगा तहिया से आदमी बदल जाता है, और लोग यही तो नहीं करता है। आप सबको पता है कि सर नौकरी से पैसा मिलता है, लेकिन बिल गेट्स और टाटा ये सब है, वो सब तो नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी देते हैं। तो तुमको उसे तो पता चल जाना चाहिए कि उसमें ज्यादा पैसा है। जही आपको समझ में आया, जही आप रास्ता बदल दिए हैं, तब आप एक्चुअली में लाइफ जी रहे हैं, वरना आप जिंदगी काट रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा के चक्कर में पड़ के कि बोल दे रहे नौकरी कर ले ही कर ले। दूसरा लोग तो यही बोलते हैं, ये सब कौन समझाएंगे, सब्जेक्ट में है तैयो भी तो नहीं समझाते हैं, कम से कम समझाना तो बनता है भाई, ठीक है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, लाइफ में जब जरूरत पड़ता है उस चीज का इस्तेमाल करिए। आगे, उत्पादन के साधनों की महत्ता। उत्पादन के साधन के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, जो भी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं इसका साधन, जो साधन इतना सारा है 5 गो, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है, कम से कम भी इसमें 5-6 एग्जाम्पल मिलेगा। इसको समझना पहले थोड़ा इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार उत्पादन में भी सभी साधनों का सहयोग की आवश्यकता होती है। क्या मतलब इसका, अगर आप कोई भी चीज का उत्पादन करते हैं, और अभी हम देखे थे सर कि उत्पादन के 5 साधन होता है, और पांचों के बिना कोई भी उत्पादन ढंग से नहीं होगा। सपोज कि कोई आदमी साहसी नहीं है तो छोटा मोटा ही काम करेगा, बड़ा आदमी नहीं बन सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर में क्षमता नहीं है उसको सहने का, कि नुकसान हो जाएगा तो कैसे सहेंगे। तो यहाँ पर यही चीज को समझाना है कि पांचों का मतलब हमको समझाइए कि क्या है पांचों का मतलब। उत्पादन के साधनों की महत्ता, पहला चीज था सर भूमि, तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लेक्चर करना पड़ेगा कि उत्पादन के साधन की महत्ता मतलब कि जैसे हमारे पास में इंसानी शरीर में सर हाथ पांव सब चाहिए, आंख वगैरह सब चाहिए, तब एक एक्चुअली में इंसान का बॉडी बनता है। ठीक उसी तरीके से कोई वस्तु को इस्तेमाल करना है, बनाना है, उत्पादन करना है, तो हमको सभ्य चाहिए ही चाहिए। इसमें से अगर एक चीज को भी हटाते हैं तो एक विकलांग आदमी कैसा हो जाएगा। एक आदमी का पांव ही हटा देते हैं, चल फिर सकता है, बैसाखी की सहायता से चल सकता है, लेकिन उसका अपना नहीं रहेगा, और उससे वो उतना नहीं भाग सकता है जितना पैर वाला आदमी भाग सकता है। या जो जिसके पास आंख है वो देख सकता है, पूरा दुनिया को समझ सकता है। जो अंधा है, बॉडी पूरा सही है लेकिन आंखें नहीं, तो कुछ ना कुछ कमी जब रहेगा तो आप पूरा सफल नहीं है, मतलब आप एक पूरा इंसान नहीं है, पूरा मनुष्य नहीं है। इसी तरीके से अगर उत्पादन में भी एक चीज का कमी हो गया, मतलब कि ये भी कमजोर हो गया है, अब इसमें भी उतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो हमको सभी चीजों का उतना ही महत्व देना है। भूमि जमीन रहेगा तब उस पर फैक्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए फिर हमको सब मेहनती करने वाले मजदूर लोग को लाना ही पड़ेगा, फिर उसको लिए हमको पूंजी देना ही पड़ेगा, फिर संगठन तो करना ही पड़ेगा ना भाई कि सबको लाओ जी, मशीन का जरूरत है, लेबर का जरूरत है, 10 को और चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उन सब का जरूरत है। और उसके बाद जब सभी नुकसान में चला गया तो सहने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। जब तक ये पांचों नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति बिजनेस कितना हो बड़ा हो नहीं व्यापार कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये पांचों का होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है जी, समझना जरूरी है। चलिए ठीक, इसके बारे में आगे। उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके, इसको समझिएगा। इसके बारे में किताब में बस थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, इसका डिटेल्स नहीं बताया गया है, बस हम यहाँ समझा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। उत्पादन तथा उपयोगिता सृजन के तरीके, आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका उपयोगिता को आप देखेंगे, उसके बाद ही आप उसको मार्केट में लाएंगे। तो इसका 6 गो यहाँ पे बुक में बताया गया है कि रूप उपयोगिता, उसका रूप के बारे में उपयोगिता करना, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता। ये हमारे पास में 6 को बुक में दिया है, अभी 6 का डिफिनेशन नहीं दिया है, बस थोड़ा सा समझा देते हैं, समझिएगा।
रूप उपयोगिता मतलब कि उसका रूप रेखा आकार, आपको कोई भी वस्तु बनाना है उसका रूप कैसा होना चाहिए, आकृति कैसा होना चाहिए, पहले हमको वो चीज को समझना पड़ेगा और उसी के अनुसार हम मार्केट में भेजेंगे। स्थान, जैसे कि अभी पीछे में समझाए थे कि कौन सा जगह पर उसका जरूरत है, कहाँ पर हम उत्पादन करें और कहाँ पर भेजे जहां पर उसका यूज करने वाले लोग ज्यादा है, तो वो स्थान। अब टाइमिंग, कौन सा टाइम में, बरसात में, गर्मी में, ठंडा में। अब पंखा ठंडा में बिक रहा है, एसी बिक रहा है ठंडा में, कौन ले जाएगा? टाइमिंग का खास ख्याल भी रखा जाता है। पंखा गर्मी में बिक रहा है तो बिकेगा, एसी बिक रहा है तो बिकेगा, लेकिन ठंडवा में कौन ले जाएगा भाई? ये सब नहीं होगा। तो हमको टाइमिंग का भी उतना ही ध्यान रखना है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमको कहाँ बेचना है, कहाँ क्या करना है। स्वामित्व मतलब कि मालकियत, कुछ ऐसे वस्तु होता है जिसको हम लोग बेच देने के बाद में हम फिर उसका मालिक नहीं रहते हैं। सपोज दैट कि दुकान है ना भाई बगल में, साहिल का दुकान है। अब जब तक कोई सामान नहीं लिया, वो साहिल का दुकान है, साहिल का कुरकुरे है, साहिल का सब सामान है। जैसे हम जाकर 5 रुपए देकर के कुरकुरे लेते हैं, तब वो मेरा कुरकुरे हो जाता है, अब उसमें साहिल का कोई हक नहीं है। तो स्वामी तो मतलब कि स्वामी, उस वस्तु का स्वामी कौन है? आप मतलब कोई सामान को बेच देते हैं ना, तो फिर उस पर आपका हक नहीं रहता है, फिर वो खरीदने वाले का हक हो जाता है। सेवा उपयोगिता मतलब कि आप जो वस्तु दे रहे हैं उससे उसको कितना सेवा मिल रहा है, क्या सही है, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कि नहीं। ज्ञान उपयोगिता, क्या आप जो दे रहे हैं उससे उसको ज्ञान मिल रहा है, जो अगर ज्ञान वाला कुछ चीज है तो, या उसके बारे में आपको कोई जानकारी भी देना चाहिए कि ये वस्तु ऐसा है जिससे वो अच्छा ढंग से उपयोग कर पाए, ये सब चीजें हैं। तो इतना सारा चीजें था जो कि हम लोग उपयोगिता सृजन के तरीका में देख सकते हैं, ये सब तरीका है। अगला हमारा पास में टॉपिक है वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण। सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, इसका हम लोग अपना रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। वस्तु एवं सेवाओं का वर्गीकरण, हम लोग कुछ ऐसे चीज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपना पर्सनल यूज के लिए, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। कुछ चीजें ऐसा होता है जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बेचेंगे पैसा कमाएंगे, कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर भी जो है वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण दो वर्गों में किया गया है, दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है उपभोग की वस्तुएं और दूसरा है उत्पादक वस्तुएं। मतलब उपभोग मतलब क्या, जो हम लोग यूज करते हैं उपभोग करने वाले, और दूसरा है सर उत्पादक वस्तुएं, मतलब जिससे हम लोग पैसा वगैरह कमा सकते हैं उत्पादन करके ये सब चीजें। तो ये दोनों का डिफिनेशन भी यहाँ दे दिए हैं। वे वस्तुएं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है, मतलब अपना जरूरत के लिए, वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं उपभोग की वस्तु। आप इसे समझ लेना कि उपभोग मतलब इस्तेमाल करने वाला, हमको मार्कर चाहिए, हम इसका यूज कर रहे हैं तो हम हैं उपभोक्ता, मतलब उपभोग कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता हुए। जैसे में सर भोजन खाना खाते हैं, हमारा जरूरत है सर, मकान रहने का जरूरत है, कपड़ा पहनने का जरूरत है, किताब पढ़ने का जरूरत है, कलम लिखने का, रेडियो सुनने का, ये सब हमारा जरूरत के अनुसार है। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता, ठीक है ना, उपभोग के वस्तु है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये भी दो तरह का होता है जो कि हमने यहाँ लिख दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए हैं कि दोनों दो प्रकार का होता है, क्योंकि दोनों दो दो प्रकार के हैं, इसीलिए हम एक ही में लिख दिए हैं दोनों को, यहाँ बार बार अलग अलग नहीं लिखे हैं। पहले इसको भी समझ लेते हैं। उत्पादक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका अधिक उत्पादन अथवा आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप ऐसा कोई भी वस्तु बनाते हैं तो आय प्राप्त करने के लिए, अन्यथा आप नहीं बनाएंगे, तो वैसा वस्तु को हम लोग बोलेंगे उत्पादक वस्तु। जैसे में कच्चा माल, मतलब कोई भी, जैसे कि हमको चीनी बनाना है तो गन्ना कच्चा माल हो गया हमारा, तो उसका हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, क्यों सर? ताकि हम चीनी बना करके उसको बेच कर पैसा कमावे। इसके लिए खाद वगैरह डालते हैं खेत में ताकि फसल थोड़ा बढ़ के मिले और फिर बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। बीज वगैरह डालते हैं खेत में ताकि बीज से फसल होगा, उससे भी हमको प्रॉफिट होगा। मशीन लाते हैं क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। मशीन 10 आदमी 20 आदमी का काम अकेले कर देगा तो हमको प्रॉफिट बन जाएगा। कोई भी मशीन या यंत्र, वही बात है ना, उपकरण, ये सब चीजें वही है। मतलब हम लोग ये सब क्यों लगाते हैं? ताकि हमको प्रॉफिट मिले, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही शौक से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों का दो दो प्रकार, तो क्या है सर? एक वस्तु होता है एकल उपयोग, यानी कि गैर टिकाऊ, एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, और एक होता है टिकाऊ जो कि लंबा टाइम तक चलेगा। जैसे कि हम लोग कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इसका कलर उलर तो नहीं छूटता है, चेक कर लेते हैं, पूछते हैं
जिससे कि हमारा लंबा टाइम तक कपड़ा चले, थोड़े एक आध साल ऐसे के लिए। जैसे कि हम भी पहन रहे हैं तो भाई साल भर से ज्यादा हो गया है, तो चल रहा है, रंग नहीं उड़ रहा है। तो ऐसा चीजें होता है। और इसका बार बार रंग ही उड़ जाता है, खींचते हैं तो सब रंग में गिर जाता है, ये उदास हो जा रहा है। तो ये है, लेकिन फिर भी हम लोग को लंबा टाइम तक ये चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा वस्तु होता है जिसको हम लोग तुरंत खाना खाएं खत्म, चाह पिए खत्म, तो ये सब क्या तुरंत खत्म हो गया है। या इसमें अगर हम लोग कभी मार्केट जाते हैं, लिस्ट वगैरह बना लेते हैं, तो लिस्ट बना लेते हैं कि हमको ये सामान लाना है। सब्जी लिया है, सामान फेंक दो, पर्ची फेंक दो, सामान नहीं पर्ची फेंक दो। तो उसका भी हमको यूज उतना नहीं था, मतलब एक ही बार इस्तेमाल करेंगे वो खत्म, उसको बोलेंगे गैर टिकाऊ, मतलब एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, एकल उपयोग। और टिकाऊ मतलब जो लंबा टाइम के लिए चलेगा, घर बना लिए एक बार, रह रहे पूरा जिंदगी भर, टीवी ले लिए देख रहे हैं जिंदगी भर, जब तक खराब ना हो, लेकिन चलता है 5-6 साल 10 साल चलता ही है, ठीक है ना। जैसे बोर्ड लगा लिए, अब बोर्ड लगा ले भाई कितना दिन तक चलेगा ये इसका मर्जी। बेंच बना लिए, चलेगा 5 साल 10 साल, 2 साल तो हो ही गया। तो जो भी है, तो ये लंबा टाइम तक के लिए जो चलता है उसको बोलते हैं टिकाऊ वस्तु। और जो शॉर्ट टाइम में तुरंत निपट जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं गैर टिकाऊ, यानी कि एकल वस्तु, एकल उत्पादन, एकल उपयोग। अब ये दोनों में सर उपभोग वाला वस्तु होता है, उसमें भी हम लोग ऐसा ही सोच सकते हैं, खाना पीना खा लिए सर, जिसको हम लोग उपयोग किए तुरंत खत्म हो गया, तो ये हो गया गैर टिकाऊ। और कुछ होता है जो कि टिका हुआ रहता है, मकान बना लिए हैं, रेडियो रखल है, चल रहा है चल रहा है, तो ये सब चीजें। और अगर इसमें भी करेंगे सर उत्पादक वस्तुओं में, तो इसमें भी क्या कच्चा माल सर, कच्चा माल के तारी एक बार गन्ना के रस निकाल लिए, उसके बाद गन्ना के रस अपना काम में, और उसका लकड़ी जो है वो अपना अलग साइड में। खाद एक बार डाल देते हैं, फिर दोबारा उसी को डालते हैं, ऐसे नहीं, एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। बीज को एक ही बार बोते हैं, फिर फसल हो जाता है, तो फिर उसको दोबारा वही बीज नहीं मिलता है, दूसरा बीज मिलता है। यंत्र मशीन ये सब एक बार लगा देते हैं, लंबा टाइम तक चले रहता है, 10 साल तक 5 साल तक, ये सब चीजें। मोबाइल खरीदते हैं, लंबा टाइम तक चल रहा है, तो ये सब चीजें हैं। चिट्ठी लिखी आज और कल फट के फेंका गया, पढ़ लिया उखाड़ दिया, जो भी करे वो उसका जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जो वस्तु लंबा टाइम तक चलेगा उसको टिकाऊ बोलेंगे, और जो तनी सुन टाइम में ही खत्म हो जाए, एक बार में या 2 बार में खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग गैर टिकाऊ बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, कहानी बताया गया है, किशोर की कहानी है एक। किशोर की कहानी से आपको सीख मिलेगा, बहुत बढ़िया सीख मिलेगा, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक गांव का किशोर नाम का व्यक्ति है, जो कि अपना फैमिलीज वगैरह को चलाने के लिए छोटा मोटा खेती करता है, खेती करने वाला आदमी, जैसे कि ये किशोर है, ठीक है ना, दोनों खेती करने वाला ही आदमी है। तो किशोर नाम का व्यक्ति खेती करता है छोटा मोटा, लेकिन अपना फैमिलीज को अच्छा से नहीं चला पा रहा है, मतलब कि पैसा उतना नहीं उसके पास में कि फैमिली को अच्छा से चला पावे, तो क्या करे अब। और छोटा मोटा खेती है, और खेती में भी उसको नुकसान जा रहा है बेचारा को, तो उसको भी कर्जा लेके ही खेती लगाना पड़ेगा, तो क्या करेगा। जैसे कि सविता वाला कहानी में हुआ था कि सविता कर्जा ली थी अपना सेठ से, जो भी है उस गांव का सेठ। ओइसन सिचुएशन में जब वो सविता ली थी कर्जा, ठीक उसी तरीका से यहाँ पे किशोर भी क्या करेगा, कर्जा लेगा। लेकिन सविता नहीं जानती थी कि सरकारी हमको कर्जा मिलता है, उसको नहीं आता पता था, लेकिन किशोर के पता है कि सरकारी भी लोन कर्जा मिलता है। तो ये क्या कर रहा है कि सरकारी गया और गरीब लोगों को जहां लोन मिलता है वहां से ये लोन ले लिया, और लोन लेकर के एगो खरीदा भैंस, लोन लेके भैंस खरीदा। आप भाई रे 5 लाख 10 लाख तो लोन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गरीब आदमी हैं, तो आपको थोड़ा सा ही लोन मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो लोन लिया 20-30 हजार जो भी मिला होगा उसको, और वो भैंस खरीदा, और भैंस का दूध बेच बेच के अपना घर को चलाने लगा, उसको फिर अच्छा खासा मुनाफा चलने लगा। फिर भैंस से भैंस गाड़ी बना लिया, मतलब बैलगाड़ी जो होता है ना, तो भैंस से चलने वाला भैंस गाड़ी। अब उसको पर जरूरत के अनुसार में किसी को जरूरत पड़ जाता है कि बाबू रे मेरा सामान वहां पहुंचा दो, तो पहुंचाने के बदले में कुछ खर्चा निकाल लेता है अपना, और फिर इस तरीके से उसका धीरे धीरे रईसी बढ़ने लगा, मतलब कि अच्छा होने लगा, आय उसका बढ़ने लगा, और वो सामान बेच बेच के और यहाँ से वहां पहुंचा करके और पैसा कमा ले रहा है। तो यहाँ पर माइंडसेट काम करता है। हमारे गांव में भी हम लोग भी लोन लेते हैं, लेकिन हम लोग लोन से तरक्की नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हैं। और इससे लोन देने वाले को फायदा होता है, क्योंकि उसका कमीशन अच्छा खासा बन जाता है, लेकिन हम लोग का नुकसान हो जाता है। लेकिन किशोर जो लोन लिया उससे वो तरक्की किया। हम भी घर में यही चीज समझाते हैं, और हम इसके विरुद्ध भी हैं। लोन
अगर लोन हम लें और हम कुछ करें, क्योंकि हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमको उतना मतलब इस सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन घर में लोग लोन लेने के लिए बहुत फोर्स करते हैं कि लोन ले लो ले लो, और चूंकि यहाँ हम ले ही हो तो हम क्यों चुकाएंगे। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि गरीब आदमी लोन लेगा और लोन के तले दब के मर जाएगा। अधिकतर ऐसा घटना हुआ कि लोन लिया आदमी और मर गया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लेता है कि लोन में कैसे चुकाएंगे इतना मनी, ऐसा हो जाता है। और माफ भी हो जाता है मरने के बाद में, तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि मर जाएंगे तो सब टेंशन खत्म, ठीक है ना। लेकिन यहाँ किशोर क्या किया, किशोर लोन लिया, लोन से भैंस लिया और भैंस से वो भैंस गाड़ी बनाया, प्रॉफिट कमाने लगा, और ये प्रॉफिट से वो लोन को भी भर दिया और इसका भैंस अपना ही रह गया और प्रॉफिट बन ही रहा है। इसको बोलते हैं लोन लेने का सही उपयोग। तो भैंस गाड़ी कैसे बना लिया तो धीरे धीरे करके वो सब प्रोसेस हुआ था, अचानक से नहीं, 1 आध साल लग ही जाता है, 1 साल 2 साल। कोई भी व्यक्ति को तरक्की करने में इतना टाइम तो लगता ही है, मिनिमम 5 साल लग ही जाता है। लेकिन हम लोग लोन लेकर के इसको बर्बाद कर देते हैं। लोन बिना मतलब में ले लेते हैं, खाली खाने के लिए ले लेते हैं, गहना जेवर साड़ी उड़ी पहनावा दिखावा करने के लिए। ये एक गलत तरीका है। लोन आप तभी लीजिए जब आपका बहुत इमरजेंसी में जरूरत होवे, अन्यथा मत लीजिए लोन। और लोन से जब तक आपको प्रॉफिट ना निकालने आवे तब तक आप मत लीजिए। आप पहले पढ़िए, समझिए, देखिए लोन लेने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। जो मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला, जितना भी बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो हमेशा कर्जा में रहते हैं, लोन लिए हुए रहते हैं। कारण लोन से बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो लोग ये सब पढ़ ले हैं, जितना भी समझाया ना वो लोग पढ़ लिया है, इसीलिए उन लोगों के पास दिमाग आ गया है। लोन लेता है, जो भी ब्याज 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए जो भी बैंक देता है, और वही लोन को वो बिजनेस में लगा देता है, और बिजनेस से प्रॉफिट आते रहता है आते रहता है, और लोन भी चुका देता है। और लोन लेगा, फिर और बिजनेस करेगा, अब फिर उसको चुका देगा, बिजनेस उसका कंपनी चालू हो गया, चल रहा है, उसका प्रॉफिट आ रहा है, पैसा भी दे दिया। बिजनेस माइंडेड आदमी, बड़ा आदमी ऐसे करता है। और गरीब आदमी क्या करता है, लोन ले रहा है, एक लोन को देने के लिए दूसरा लोन, और दूसरा को देने के लिए तीसरा लोन, यही कर रहा है। इसके चक्कर में पिसा रहा है बेचारा, पेरा पेरा के मरेगा वैसा ही। तो गरीब आदमी लोन लेता है तो बेवकूफ आदमी लेता है ज्यादातर, वो भी बुद्धिहीन गरीब घर में। लेकिन कोई समझदार लेता है तो वो उसको फायदा देख करके, फायदा दिखता है तब भी लेता है समझदार आदमी। कभी भी नोटिस करना, गांव में कोई भी आदमी लोन ले और उसका घर में कोई तरक्की नहीं है, मतलब समझ लो एकदम हकाहकी बेवकूफ है, अशिक्षित है, दिमाग नहीं है, जाहिल गवार है। जो व्यक्ति लोन लिया और वो तरक्की करना चालू कर दिया। अब ऐसा तरक्की नहीं कि घर बना लेंगे और हम तरक्की कर लिए, नहीं, लोन लेके घर मत बनाइए। घर बना लिए तो फिर उससे पैसा कहाँ से देंगे, वो खर्चा हो गया ना आपका। लोन लेके सिर्फ आप व्यापार करने के लिए लीजिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि हम फिर वो पैसा को दे दो उसको वापस, वही कमाई से निकाल के दुकान लगाने के लिए ले लिए 1 लाख 2 लाख रुपया, और दुकान से पैसा आया तो दे दिए, और फिर ओकर बाद दुकान से पैसा आवेत रहेगा। घर बना लिए, घर में रह रहे हैं तो लोन में कौन देगा तो कहाँ देंगे। तो बात ये है, ठीक है ना। यहाँ पर जो समझाया गया ये कहानी के माध्यम से सिर्फ यही समझाया गया है कि कोई भी वस्तु का उत्पादन करना होता है सर, तो हम लोग को हर चीज का जरूरत पड़ता है, और जिसके पास दिमाग होता है वो इस्तेमाल करता है और वो कामयाब भी होता है, ठीक है ना। आपके लिए एक चीज और जो लास्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि हम सब यहाँ लिख दिए हैं, ये देखिए पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, 15, ये वाला विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन, और ये वाला पूरा स्ट्रक्चर को उतार लीजिए, ठीक है ना। बाकी सब चीज तो याद ही रहेगा, इतना सारा डिटेल में समझाए भाई, तो भूलना तो बिल्कुल नहीं। इतना मन एग्जाम्पल, इतना डिटेल्स नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मेरा चैप्टर द एंड, ये भी लिख ही देते हैं भाई रे। ये चैप्टर हमारा द एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे, इतना सारा लेक्चर के बाद। अगर इतना इतना लेक्चर रोज मिलेगा तो लेकिन महान बन जाएगा।